हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पार आर। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट किया था। डेफिनेट इंटीग्रल को गामा फंक्शन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, गामा फंक्शन क्या होता है, वो सब डिस्कस किया था और गामा फंक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो गाइस, आज हम लीनियर अलजेब्रा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा में हम मेनली मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स की रैंक, मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स में नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो गाइज, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है जैसे सपोज दैट mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आइदर दे आर रियल और कॉम्प्लेक्स। यदि उनको हम अरेंज करते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जिसमें m हॉरिजॉन्टल रोज हो और n वर्टिकल रोज हो, तब उसे बोलते हैं हम एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का। तो गाइस, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं और फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर आते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? If mn number of elements रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस, या तो नंबर्स हो सकते हैं mn या फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शंस that are arranged इन रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे के रूप में वो अरेंज कर दिए जाएं, दैट आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे इन द फॉर्म ऑफ m horizontal lines and n vertical lines, then it is called as a matrix of, सॉरी गाइस, एक मिनट, मार्कर चेंज करते। Then it is called as a matrix of order, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? m क्रॉस n, जहां पर m नंबर ऑफ रोज होंगी उस मैट्रिक्स में, n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। जैसे ये a है, एक हमारी मैट्रिक्स एग्जांपल देखते हैं, तो उसका ऑर्डर यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है जिसमें m हमारा रोज को बताता है और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। mn मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13 डैश 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 A1n। तो ये हो गया फर्स्ट रो और nth कॉलम। फिर सेकेंड रो तो 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ऐसे गए तो सेकेंड रो nth कॉलम, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो हमारी m रो हैं, तो यानी am1, am2, ऐसे ही amn, यानी m रो n कॉलम, यानी mn एलिमेंट्स अरेंज हो गए हमारे रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, जिसमें m हमारी लाइंस हैं और रोज हैं, ये वाली रोज हो गई हमारी m और n हमारे कॉलम हो गए। तो गाइज, ये हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है हमारा रियल मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है हमारा रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स, गाइस एक मिनट, रियल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिस मैट्रिक्स में हमारे सारे एलिमेंट्स जितने भी ऑर्डर के हैं
सारे एलिमेंट्स हमारे या तो रियल हो या मतलब या जीरो हो सकते हैं, जीरो नॉन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स हमारे रियल हो। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स आर रियल देन इट इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। यानी एक कोई m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसमें सारे एलिमेंट्स हमारे रियल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इमेजनरी नहीं है, तो वो हमारी रियल मैट्रिक्स होगी। अब आते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस जैसे ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 1 2 5 6, तो गाइस इसमें सारे रियल हैं। तो गाइस ये कितने ऑर्डर की होगी, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 की। फिर ऐसे देखते हैं 1 3 5 1 2 9 0 6 2 1 -1 3। तो गाइस ये हमारी रियल मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स रियल हैं, तो इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 की ये मैट्रिक्स हो गई। अब आते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं गाइस, हेडिंग डालती हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप में पहली हो गई रियल मैट्रिक्स, अब दूसरी आते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट कोई भी एक एलिमेंट हमारा या तो इमेजनरी प्योरली इमेजनरी आए या कॉम्प्लेक्स आए। तो इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कि कोई भी एक एलिमेंट इज आइदर इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स, या तो इमेजनरी हो या कॉम्प्लेक्स हो, और कॉम्प्लेक्स, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो गाइस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 0 माइनस आयोटा 3 2 2 आयोटा। तो गाइस देख लीजिए, इसमें 2 हमारे प्योरली इमेजिनरी एलिमेंट है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हुई। जैसे 1 3 5 + 4 आयोटा और 6। तो गाइस इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया पूरा, तो ये हमारी, और ये ऑर्डर कितना हो गया, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम। तो गाइस ये हमारी रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती हैं। सारे एलिमेंट्स रियल तो रियल मैट्रिक्स, मिनिमम एक एलिमेंट यदि उसमें प्योरली इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स आएगा तो हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। तो गाइस ये दोनों आई होप आपको समझ आ गए टाइप। अब तीसरे टाइप पर आते हैं। तीसरा टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि कॉलम एक ही होगा उस मैट्रिक्स में, रो कितनी भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ रोज। ए मैट्रिक्स दैट हैव 1 कॉलम और एनी नंबर ऑफ रोज, देन इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में इफ ए मैट्रिक्स हैज if a matrix has 1 column and any number of rows, यानी रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा, देन इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो कितनी भी हो सकती है, 1 2 5 7 9। तो गाइज ये देख लीजिए, कॉलम एक ही है हमारा और रो है हमारी 5 रो 1 कॉलम। तो ये 5 क्रॉस 1 की हमारी मैट्रिक्स होगी और कॉलम मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही जैसे 1 2
0 7, तो ये हमारी एक रो 4 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम, तो 4x1 की होगी। ऐसे ही हमारी एक होती है रो मैट्रिक्स, जिसे हम वेक्टर एज ए वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। तो उसका मतलब क्या है कि रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, रो एंड एनी नंबर ऑफ columns, then it is called as रो मैट्रिक्स। तो वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स। इसे वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं रो को, क्योंकि वेक्टर में भी हम ऐसे ही करते हैं कि एक रो होती है और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इसे वेक्टर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे 0 1 -3 5 7 6, तो ये रो कितनी है, एक ही, और कॉलम कितने हैं 5, तो 1x5 की, जिसे हम वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो गाइस रो और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स यानी रो यानी एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलम यानी एक ही कॉलम होगा और रो कितनी भी हो सकती है। तो गाइस इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, उसके सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो ही होंगे। मतलब कोई भी नॉन जीरो, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी कोई भी नहीं, सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। तो गाइस अब सेकंड, फोर्थ या फिफ्थ हो गया शायद, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स जीरो। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स is zero, then it is zero matrix। जीरो मैट्रिक्स। जैसे गाइस देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। जैसे ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये हमारी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स हो गई। जैसे वेक्टर भी हो सकता है जीरो, रो मैट्रिक्स कोई वेक्टर मैट्रिक्स, तो ये हमारी होगी 1 रो 3 कॉलम, तो ये होती नल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं जो कि हमारी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डिफरेंस होता है ना, वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे। if the number of rows are not equal to number of columns then it is called as rectangular matrix। यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी जब इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये थी, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो गाइज जैसे 1 2 5 7 6 3, तो गाइज ये देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, बट कॉलम्स कितने हैं 3। तो गाइज रोज और कॉलम इक्वल नहीं हुए, तो ये हमारी होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 5 7, अभी आपको ट्रेन की साउंड सुन रही होगी, तो गाइज ये इसको अवॉइड कीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी साउंड ज़्यादा सुनाई दे। आपका फोकस स्टडी पर होना चाहिए। तो 1 2 5 7 2 3 -5 1, तो गाइस इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो गाइस ये है हमारी 4x2 की मैट्रिक्स।
तो गाइस इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है, अपने आप में ही बता रहा है कि स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल, यानी रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन गाइस पूरे लीनियर अलजेब्रा में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही बहुत बार क्वेश्चन को फंसा देते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता। इसलिए भले पूरा लेक्चर डेडिकेट हो, हम पहले सारे टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को क्लियरली देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, बस इतना लिख देती हूँ। यदि दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो गाइस ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। 0, 5 माइनस का 3 एंड 2। तो गाइस ये कितने होगी, 2 रो 2 कॉलम, रोज और कॉलम बराबर। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। 1, 5, 6 माइनस 2, 3, 7, 8, 9 और 0। तो ये हमारी हो गई 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स ही, उनमें कोई मतलब एक मिनिमम नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो भी हो सकते हैं, और बाकी डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे, उसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इफ all non-diagonal matrix is zero, non-diagonal elements are zero, सारे जीरो हैं, एंड diagonal at least one diagonal element is at least one diagonal element is non-zero, one diagonal element is non-zero, एक एटलीस्ट वन, मिनिमम वन नॉन जीरो होना क्यों जरूरी है, क्योंकि गाइस यदि सारे जीरो हो गए तो फिर तो वो जीरो मैट्रिक्स चैनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इफ ऑल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर जीरो, यानी डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे जीरो हो गए, और उसके अलावा जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, जैसे ये वन, तो बाकी जीरो हो सकते हैं। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई 3 ऑर्डर 3 की। या ऐसे भी हो सकता है कि डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट हो और बाकी सारे जीरो हो। तो गाइस ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। यदि ये वन की जगह जीरो हो जाता, ये सेकेंड वाली लाइन आपको लग रहा होगा, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, का मतलब क्या है कि यदि ये जीरो होता, सारे जीरो होते, तो ये जीरो नल मैट्रिक्स हो जाती। तो इसको हम एक को नॉन जीरो रखेंगे, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब देखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल जो लाइन है जिसके अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गए ना, ये 0 0 1 0 0 1 1 2 5, वो लाई करते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। द लाइन अलोंग विच diagonal elements lie that is called as principal diagonal, that is called as principal diagonal of the matrix।
डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ द मैट्रिक्स। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ट्रेस का यूज बहुत होता है मैट्रिक्स में। ट्रेस क्या बला है वो देखते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया होगा कि डायगोनल के एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारा नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो, उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? वो लाइन जिसके अलोंग हमारे डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, इनका सम ही हमारा ट्रेस कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज होती रहेगी, उसको हम पहले ही निपटा लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है हमारा? The sum of diagonal elements, the sum of diagonal elements, diagonal elements of a matrix, elements of a matrix, of a matrix A is called as trace of मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का सम। और इसके नोटेशन क्या होते हैं? या तो लिखते हैं हमें ट्रेस ऑफ ए, या लिखते हैं ट्रेस TR ऑफ ए। तो गाइज ये कैसे हो गया? जैसे ए हमारी कोई मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट है A11, A12 डैश डैश डैश, वन रो m n कॉलम थे हमारे, फिर आ गया हमारा सेकेंड रो वन कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम, और mth रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकेंड कॉलम, m रो nth कॉलम, यानी mn एलिमेंट्स। तो हमारा ट्रेस ऑफ ए होगा डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी A11, A22, A23 डैश 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 a, m और n हमारे इक्वल होंगे, यानी m nn n2। ये ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होगा। तो गाइस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में आ गया, मैट्रिक्स ए थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की, तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स यानी A11, A22, A33, Ann का सम हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं ट्रेस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ये ध्यान रखना, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल किस में डिफाइन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हमें ट्रेस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज, तो हम ले लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये दोनों हमारी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस, देन तो क्या होगा? यदि दो मैट्रिक्स का हम सम करते हैं, यानी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, वो होगा हमारा इंडिविजुअल ट्रेस के इक्वल, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। और यही प्रॉपर्टी लगेगी हमारी सब्ट्रैक्शन में। यदि हमें ट्रेस ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करना है तो वो इंडिविजुअल ट्रेस के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। अब आते हैं गाइस मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी नहीं वैलिड है, यानी ट्रेस ऑफ ए बी हमारा ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी ट्रेस ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर, जो है ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के टाइम ट्रेस ऑफ ए। के टाइम ट्रेस ऑफ ए का मतलब है कि के हमारा कोई एक कांस्टेंट या स्केलर वैल्यू है। तो गाइस
के हम बाहर निकाल कर ए का ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी पूरे चैप्टर में काम आने वाली प्रॉपर्टीज है गाइस, ध्यान से देखना और इन्हें माइंड में सेट करना। जैसे ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं हमारी, टू स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यदि a प्लस बी का ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो इंडिविजुअली a और b के ट्रेस के सम के इक्वल होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे a और b का एंड ट्रेस लेंगे तो a और b का इंडिविजुअल ट्रेस में से सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी ट्रेस की नहीं लगती है, लेकिन यदि हम उल्टा कर दें यानी a b का ट्रेस निकालें तो b a के ट्रेस के इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ k a k टाइम ट्रेस ऑफ a के इक्वल होगा। तो गाइस ये हमारी ट्रेस की प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको समझ आई होंगी, ये नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, कुछ भी हो सकते हैं बट इक्वल होंगे, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो गाइस अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी और उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल और सेम, यानी वो सब आपस में इक्वल हैं, इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। और हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है। जैसे देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो गाइस डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और बाकी अदर देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, तो डायगोनल हो गई। और सेम है डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई। तो गाइस ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स का टाइप। जैसे हम एक और ले लेते हैं, रूट ऑफ 5 0 0 0 रूट 5 0 0 0 रूट 5, तो गाइस ये हमारी हो गई स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। if all the diagonal elements of a diagonal matrix is 1, यानी सारे 1 हैं, then are diagonal elements are 1, then it is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये स्केलर मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही डायगोनल मैट्रिक्स होगी और डायगोनल मैट्रिक्स के भी डायगोनल एलिमेंट हमारे सेम होंगे और वो भी 1 होंगे, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे I3 भी लिखते हैं, और I2 यानी सेकेंड ऑर्डर की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, डायगोनल है तो गाइस ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गाइस आई होप आपको स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टाइप है हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जो हमारा डायगोनल है और उससे ऊपर के एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो होंगे और बाकी नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप को। हमारा नेक्स्ट टाइप है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर
मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। उसके ऊपर कुछ एलिमेंट जीरो, कुछ नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इफ all the elements below, if all the elements below principal diagonal is zero, below principal diagonal is zero, यानी जीरो है सारे, then it is called as अपर UTM अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो गाइस जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 1 5, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। इसके ऊपर कुछ जीरो, कुछ नॉन जीरो ऐसे हो सकते हैं, बट नीचे वाले सारे हमारे डेफिनेटली जीरो होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे, तो उसे बोलते हैं हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इफ all the elements above principal diagonal is zero, then it is known as lower triangular matrix. Lower triangular मैट्रिक्स, तो ये हमारी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। गाइज ये व्हीकल का जो नॉइस आ रहा है उसे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो गाइज आप ज़्यादा लेक्चर्स पे फोकस कीजिए, व्हीकल्स का जो नॉइस है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो गाइज जैसे ये आ गया हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया ये हमारा है मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, और इससे ऊपर वाले एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। 3 7, तो गाइस ये हो गया हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर का मतलब है कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। लोअर ट्राइंगुलर का मतलब है अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो गाइस ये हमारे होंगे अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज का मतलब ही हम जैसे लेमन लैंग्वेज में क्या करते हैं कि उल्टा पुल्टा, तो गाइस वही होगा। ट्रांसपोज का मतलब है कि हमारी एक मैट्रिक्स की रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत यूज होती है आगे तक हमारी रैंक वगैरह में, और ट्रांसपोज काम भी बहुत आता है मैट्रिक्स में। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स बी, कोई भी मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी इसको हम लेते हैं कहाँ से? फ्रॉम मैट्रिक्स ए बाय चेंजिंग इट्स रो, यानी इसकी रो को इट्स रो इनटू कॉलम एंड बाय चेंजिंग its column into row, by changing its column into row, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देन मैट्रिक्स बी, देन द
matrix B is called as, then the matrix B is called as transpose of A, transpose of A, यानी तो B मैट्रिक्स हमारी A की ट्रांसपोज होगी, जिसे हम इस नोटेशन से शो करते हैं। तो गाइस ये आपको आई होप समझ आया होगा। अब देखते हैं ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स ओरिजिनल हमारी 1 2 5 1 2 3 4, तो ए ट्रांसपोज होगा हमारा रो को कॉलम में, 1 2 रो है तो 1 2 को कॉलम में, 3 4 रो है तो उसको कॉलम में। तो ये हमारी हो गई चेंजिंग ऑफ रो इन टू कॉलम, और या तो और बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम, या और कॉलम को रो में, कॉलम को रो में कर दो, 1 3 को 1 3, 3 4 को 2 4 को 2 4। तो गाइस ये हमारा होता है ट्रांसपोज, जिसमें रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं, ट्रांसपोज तो देख ही लिया, अब देखते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम जो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं मैट्रिक्स पे, वो कैसे लगाते हैं और उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो हमारी सबसे पहले हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर दियर, बी ट्रांसपोज आर ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी, ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। ए बी तो दो मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए और बी के ट्रांसपोज हैं, तब क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो दो बार ट्रांसपोज यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बच जाएगी। फिर सेकंड है हमारा एडिशन पर कैसे लगता है। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करना है तो ए का ट्रांसपोज मिडिल में जो भी साइन है प्लस या माइनस, और बी का ट्रांसपोज एज इट इज। तो ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड केस है हमारा के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो के हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो बाहर आ जाएगी, और ए ट्रांसपोज तो के हमारा कोई एक स्केलर या कांस्टेंट है। तो गाइस ये हो गया के इंटू ए ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज के इंटू ए का ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है यदि ए और बी मल्टीप्लाई में और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए की पावर कुछ भी हो और उसका ट्रांसपोज कर दिया तो पहले उसका ट्रांसपोज करके फिर पावर कर सकते हैं। तो गाइस दोबारा देखते हैं, ए और बी दो नॉर्मल मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज है रिस्पेक्टिवली, ए का ए ट्रांसपोज बी का बी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी एक बार ट्रांसपोज करके दो बार दोबारा कर दिया, दो बार कर दिया, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम यदि ट्रांसपोज करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रह जाएगी। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। के है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो उसका ट्रांसपोज किया तो स्केलर क्वांटिटी एज इट इज बाहर रह जाएगी और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज यदि मल्टीप्लाई में है तो रिवर्स हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज यदि किसी भी पावर में है मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज है तो पहले ट्रांसपोज करके फिर पावर लगा सकते हैं। जैसे ए पावर एन का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज कर पावर एन लगा सकते हैं। तो गाइस ये होगी हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर। प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर यानी एक स्केलर या एक कांस्टेंट से हम
मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस प्रोडक्ट यानी जैसे ना ये हमारी ए एक मैट्रिक्स है जो कि हमारी है -5 3 2 1 6 और माइनस का 7। तो गाइस ये हमारी कोई मैट्रिक्स है और इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है यानी 5a फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो गाइज ऐसे होगा। तो गाइज स्केलर बहुत बार ऐसे यूज होता है जैसे ये मैट्रिक्स होती ओरिजिनल हमारी, तो हम इसको यदि सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ता। ये मैट्रिक्स तो वैसे भी 2x3 की तो सॉल्व नहीं हो सकती। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो सॉल्व करना 25 को 5 से, 15 को 10 से ऐसे करना पड़ता। लेकिन 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 ऐसे नहीं है कि 5 एक रो में आ रहा है तो निकाल सकते हैं, पूरा ओवरऑल मैट्रिक्स में कॉमन आएगी, वही हमारी स्केलर क्वांटिटी एज ए कॉमन बाहर आएगी। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं स्केलर से एक पूरी मैट्रिक्स को, ये आप आई होप आपको क्लियर होगा। ये नोट कीजिए, फिर हम आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में वो भी डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एक कंडीशन नेसेसरी होती है, वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब है ए यदि हमारी 2x3 की है तो बी भी हमारी 2x3 की होनी चाहिए, और यदि इसमें सी को भी ऐड करना है तो सी भी हमारी 2x3 की होनी चाहिए। तो गाइस ये हमारी नेसेसरी प्रॉपर्टी है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए नीड ये नहीं है कि वो दोनों स्क्वायर हो। तो ये ध्यान रखना है, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। और होता क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं। ए हमारी मैट्रिक्स है 1 2 5 7 2 0 -3 -6, ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स ये क्या है 4x2 की 4 और 2 कॉलम, और बी मैट्रिक्स है हमारी एक 0 -3 2 5 6 -7 6 -7 8 और 0। तो गाइज ये हमारी 4x2 ऑर्डर सेम है। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है। तो a प्लस बी को अप्लाई करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, और जो ऐड होकर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर सेम रहेगा। तो 1 को 0 से ऐड किया तो 1 आ गया। फिर आते हैं 2 को 6 से 8, 2 और -3 -1, 0 -7 -7, 5 + 2 7, -3 + 8 5, 7 + 5 12, -6 + 0 -6, 1 + 0 इसका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 + 0 2 + 6 2 + -3 0 -7 5 + 2 3 -3 + 8 7 + 5 -6 + 0। तो गाइस आई होप आपको एडिशन समझ आया होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर, a माइनस बी पर। a माइनस बी वही सेम प्रोसेस होगा और ऑर्डर वही आएगा जो हमारा a और b का, यानी 4x2। तो 1 - 0 इज 1, 2 - 6 कितना हो गया माइनस का 4, 2 - 3 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 3 यानी 5, 0 -7 यानी प्लस का 7, 5 - 2 यानी 3, -3 -8 यानी माइनस का 11, 7 - 5 यानी 2 और -6 - 0 यानी -6। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 - 0 2 - 6 2 -का 3 0 - का 7 5 - 2 -3 - 8
7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 0। तो गाइस ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया मैट्रिसेस का। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे कुछ हमारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं और उससे हमारे क्वेश्चन और भी इजी हो जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जो कि हमारा मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा काम आने वाला अर्थमेटिक ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन हमें सबसे ज्यादा सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का काम आता है, वो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे और डिटर्मिनेंट भी। तो गाइस पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे लगाते हैं मैट्रिक्स एडिशन, वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए, बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये तीनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस। जैसे यदि m क्रॉस n है a का ऑर्डर, तो b का भी यही होगा और c का भी यही होगा। a b c हमारी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है पहले a को b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। और दूसरा है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव का मतलब है यदि तीन मैट्रिक्स का एडिशन करना है, जैसे a प्लस बी को कर लिया और फिर इसको सी के साथ किया, या फिर ए एज इट इज बी प्लस सी का पहले किया और फिर उसको ए के साथ किया, दोनों हमारे सेम ही रिजल्ट देंगे। ये कभी कभी नॉर्मल ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलते हैं। तो ए बी सी मैट्रिसेस हमारे सेम ऑर्डर के हैं, तो मैट्रिक्स एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब a प्लस बी हमारा b प्लस ए के इक्वल होता है। और एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो a प्लस बी का जो रिजल्ट उसको c के साथ करें, या a को b प्लस सी का जो रिजल्ट उसके साथ करें, सेम रिजल्ट देंगे। और मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी होती है, कैंसिलेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स, कैंसिलेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। वो क्या होता है गाइस, जैसे ये है यहाँ पर a प्लस बी और ये है यहाँ पर a प्लस सी, तो गाइस इन दोनों राइट्स लेफ्ट से a कैंसिल हो गया तो b और c हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो गाइस कैंसिलेशन लॉ भी हमारा जो नॉर्मल ऑपरेटर वैसे काम करता है। तो गाइस आई होप एडिशन वाली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी। फिर भी दोबारा देखते हैं। एडिशन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि जितनी भी मैट्रिसेस पे हमें एडिशन लगाना है उनके सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब है ए को बी से ऐड करो या बी को ए से करो, रिवर्स ऑर्डर में दोनों सेम रिजल्ट देंगे। फिर हमारी तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए बी और सी को ऐड करना है, पहले ए बी को ऐड कर लिया उसको सी के साथ करें, या एक बी प्लस सी को ए के साथ करें, सेम रिजल्ट देंगे। फिर आते हैं हम कैंसिलेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ए कैंसिल हो गया तो बी इज इक्वल्स टू सी। तो गाइज ये हमारी मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज थी, आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइज मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया और एडिशन की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो इजी होता है, बट बहुत से लोगों को 2x2 में तो डाउट नहीं होता, जो 3x3 की मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वैसे तो इजी होता है, तो हम एक बार कोई किंतु परंतु नहीं रखते और डिस्कस ही कर लेते हैं। और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम 2 क्रॉस 2 पर देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी है 2 5 6 1, तो गाइज इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, पहले प्लस और फिर माइनस, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। एक और एग्जांपल देखते हैं 5 10 2 6, तो गाइज 5 10 जा 50 माइनस 6 2 जा 12, तो ये आ गया हमारा 38। तो गाइज ये इस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज हमारा एग्जाम्पल है 1 -1 3 6 5 3 2 4 2। तो गाइज इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो गाइज क्या करते हैं, 1 प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन होते हैं इसमें, ये एज ए प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन होते हैं। इन साइन का मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ। पहला प्लस का है तो प्लस का 1 ले लिया, फिर 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12, फिर ये माइनस का आएगा माइनस का 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 4 3 ज़ा 12, फिर आएगा अगला साइन प्लस का यानी 2 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 17, तो ये आ गया 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 माइनस 6 84, और ये आ गया माइनस का 40। तो गाइस ये हमारा आ गया 42 और 42 84, तो ये हमारा आ गया 42। तो गाइस दोबारा देखते हैं, ये हमारा हो गया 162 माइनस 15, तो 1 के करस्पॉन्डिंग प्लस 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12 माइनस का 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, और फिर आते हैं 3 प्लस का 2 पे, तो प्लस 2 पे तो माइनस 3 माइनस का 15 5 3 ज़ा 15 होगा, सॉरी गाइस 15, ये आ गया 36, तो ये आ गया हमारा 46। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आएगा। अब 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत जगह काम आती है, शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। ये इतना करना था ना, प्लस माइनस कुछ ध्यान नहीं रखना, सीधा मैट्रिक्स लिखी 1 -1 3 6 5 3 2 4 2, 2 रो है ना, पहली वाली 2 कॉलम वो दोबारा रिपीट कर दो 6 5 एंड 3। तो ये ऐसे 3 एरो बनाएंगे राइट में और 3 एरो बनेंगे लेफ्ट में। तो पहले राइट वालों को प्लस में लिखना है, लेफ्ट वालों को माइनस में लिखना है। 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 4 ज़ा 24 3 ज़ा 72 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 सॉरी, और माइनस में आएंगे ये 3 5 ज़ा 15 2 ज़ा 30 3 4 ज़ा 12 2 -1 माइनस 2 6 ज़ा माइनस 12 से माइनस 30 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 82 माइनस 6 यानी 76, तो 76 माइनस 30 46। देख लीजिए गाइस आंसर मैच हो रहा है। तो गाइस दोबारा देखते हैं, 1 -1 3 6 5 3 2 4 2 ये एज इट इज लिख दी है हमने, और जो राइट एरोज है उसमें हम प्लस साइन लेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और लेफ्ट एरोज में माइनस साइन के साथ में सबको ऐड करते जाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का होगा। आई होप गाइज आपको डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आया होगा। मैं 2-3 और एग्जांपल देखती हूँ जिससे आप 3 क्रॉस 3 की शॉर्ट ट्रिक, ये जो शॉर्ट ट्रिक है उससे प्रैक्टिस करना। फिर हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी अभी टाइप्स खत्म नहीं हुए लेकिन अभी हमारा क्लास का टाइमिंग हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। 5 6 2 1 -1 3
5 7 9। ये फिर अगला एग्जांपल है 5 2 3 1 - 5 2 6 1 1। तो गाइस इन दोनों डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से भी, और कमेंट सेक्शन में आप क्लिक करके छोड़ सकते हैं, और प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और गाइस प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर की, हम जल्दी प्रीवियस ईयर सीरीज लेके आएंगे। तो गाइस तब तक के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू क्लास लीजिए, और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए। यदि आप 5th क्लास में आ रहे हैं तो 4th क्लास तक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका जितनी क्लासेस होगी उतनी बार आपके नोट्स रिवाइज हो चुके होंगे। और सक्सेस की कोई की नहीं है, सक्सेस की रिपीटेशन, रिवाइज और प्रैक्टिस है। तो गाइस आप ये क्लास लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।